हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है और साथ में दूसरी थ्योरी की सीरीज भी चल रही है। तो ये हमारी थ्योरी की सीरीज चल रही है और इसमें आपको पता है हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम की एक वीडियो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि बेसिक जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी हमने इसके अंदर चीज़ पढ़ी कि जो यूरिन सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है कौन सा, किडनी। ठीक है, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया, किडनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। आज हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे वो कौन सा है, यूरिन फॉर्मेशन। हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किडनी के अंदर होता है, तो किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इनटू 3 फेजेस दे आर, यानी कि हमें ये पता चला कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 फेजेस के अंदर होता है। जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर का फेज हमारे सामने आता है जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ब्लड आया है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे चाय की छलनी होती है, तो छलनी के द्वारा हम अपन क्या करते हैं, चाय को छान लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो ब्लड होता है उसको छाना जाता है, कहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, वहाँ पे हमने ग्लोमेरुलस देखा था। वो क्या होता है, वो छलनी का काम करता है। ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो आगे जाके डिवाइडेड हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं, ब्लड की कैपिलरीज बन जाती हैं। वही क्या करती हैं, एक तरीके से छलनी का काम करती हैं। ठीक है, देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्योंकि इवन द माइन्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो फिल्टर, क्योंकि इसमें से जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या कर दिए जाते हैं, फिल्टर कर दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं बचता है जो हमारे ब्लड में जाके दोबारा से टॉक्सिसिटी कॉज कर सके। यानी कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो कितना छोटा ही वेस्ट प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसको भी क्या कर दिया जाता है, फ्लश आउट कर दिया जाता है या फिर फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए, जब ब्लड पास होता है, अब पास होने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1300 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड पास होता है। या फिर हम बात करें तो 26% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, यानी कि जितना कार्डियक आउटपुट होता है उसका लगभग 26% जो है ब्लड फ्लो कर दिया जाता है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो जब ब्लड पासेस होता है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर से, तो ऑल द सब्सटेंस एक्सेप्ट प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स आर filtered due to difference of diameter of efferent arterioles less than the than that of afferent arterioles that cause increased capillary pressure। अब यहाँ पे होता क्या है वो चीज़ आप समझिए कि जो ब्लड हमारा आया किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं और ब्लड सेल्स होती है, इनको यदि हम छोड़ दें तो इनके अलावा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, छान दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्यों है, तो देखिए, जो इफरेंट आर्टियोल्स होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जो एफरेंट आर्टियोल होती है उसका डायमीटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इफरेंट है, जहाँ से ब्लड आ रहा है, उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि यदि उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से छलनी जो काम कर रही है या फिर फिल्ट्रेशन का जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो इनके अंदर डायमीटर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या करता है, इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे शॉर्ट के अंदर कहते हैं जीएफआर, क्या होती है, देखिए, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय बोथ किडनी इन ईच मिनट कॉल्ड जीएफआर। यानी कि 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी के द्वारा कितना फिल्ट्रेट बना लिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। 1 मिनट के अंदर फिल्ट्रेशन करने वाला दोनों किडनी के द्वारा कितना फिल्ट्रेशन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। बात कर लें तो कितना होता है, लगभग 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड को क्या कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है। पूरे दिन का यदि हम हिसाब लगाएं तो 180 लीटर पर डे ब्लड को क्या कर दिया जाता है, फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारे जो शरीर के अंदर है वो तो ब्लड होता है टोटल 5 से 8 लीटर, तो फिर 180 लीटर ब्लड को कैसे फिल्ट्रेट कर दिया जाएगा। तो होता क्या है कि जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर आता है वो बार बार किडनी के अंदर से निकलता हुआ रहता है। तो टोटल हम यदि घुमा के बात करें तो कितना हो जाता है, वो 180 लीटर का काम कर लेती है एक दिन के अंदर किडनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमंग 180 लीटर फिल्ट्रेट 1 to 155 लीटर फिल्ट्रेट एक्सक्रीट, यानी कि 180 लीटर का जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से लगभग 1 से जो 1.5 लीटर फिल्ट्रेट है वो बाहर निकाल दिया जाता है, किसके रूप में, एज यूरिन के रूप में। और बचा हुआ जो है उसको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, जिसमें आपकी डीसीटी आती है, पीसीटी आती है और हेनलेलूप आता है। इन सब के अंदर वापस से उसको रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो फिल्ट्रेशन का काम था वो बहुत माइन्यूट लेवल पे किया था, बहुत छोटे लेवल पे हो रहा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था। अगर वो फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी हो सकता है। उस लॉस से बचाने के लिए क्या करती है हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं।
क्योंकि हमें केवल और केवल बॉडी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें यूरिन मेन होता है उसको बाहर निकालना है, बाकी सारी चीज़ों को बाहर नहीं निकालना है, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया दोहराई जाती है। देखिए, अब ये जो जीएफआर होता है जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है दो हार्मोन्स के द्वारा, यानी कि ये दो हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। कौन सा है, पहला एंजियोटेंसिन, सेकंड जो कि रिड्यूस करता है किसको, जीएफआर को, यानी कि ये जो रेट होती है कौन सी, फिल्ट्रेशन करने की जो रेट होती है उसको कम करने का काम करता है। कैसे कम करता है, तो जो इफरेंट एट्रियोल होती है उसको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं जा पाता, और क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को। ठीक है, आगे बात करें जो एएनपी है वो इंक्रीज करता है किसको, जीएफआर को। ये कैसे करता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है उसको रिलैक्सेशन करने का काम करता है, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगले पे बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है हमारे सामने कौन सा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसे अपन कहते हैं एनएफपी। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। देखिए एनएफपी क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर का यदि हम उसमें से क्या चीज़ माइनस कर दें, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्ट्रेट प्रेशर इनटू वोमेन कैप्सूल और कैप्सूल प्रेशर, यदि इन दोनों को जोड़ के अपन ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर में से माइनस कर देंगे तो हमारे सामने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा, यानी कि टोटल फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ आ जाएगी। जैसे हम बात कर लें तो एनएफपी का एक एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो देखिए 55 होता है। ठीक है, एक अमाउंट अपन मान के चल रहे हैं, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर उसके अंदर 55 है, उसमें से हम बात करें ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 30, और वोमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो कितना होता है, 15। तो यदि 55 में से 45 अपन माइनस करते हैं तो एनएफपी हमारे सामने क्या निकल के आता है, 10 mm ऑफ Hg निकल के आता है। ठीक है, आगे देखिए, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्रेशर होता है ये हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर कहाँ होता है मेरी बॉडी के अंदर, तो आपको क्या आंसर देना है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर के अंदर होने वाला प्रेशर हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर होता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इनटू ब्लड। आगे देखिए, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय फिल्ट्रेट इन वोमेन कैप्सूल अगेंस्ट ग्लोमेरुलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो अगला पॉइंट आ रहा है हमारे सामने वो क्या है, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट है। फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, जीएफआर बटे एनएफई, यानी कि दोनों का यदि हम रेशियो ले लें तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा था, जीएफआर हमारे सामने था 125 ml पर मिनट, और जो एनएफई था वो कितना था, 10 mm ऑफ एच। यदि इसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा, 12.5 ml पर माइक्रोमीटर ऑफ पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये हमारे सामने क्या आ गया, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट आ गया। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन में बन सकता है कि फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 12.5। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारे सामने वो क्या आ रहा है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ रहा है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, तो जीएफआर का रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों का जो अनुपात होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें जीएफआर तो हमें पता है 125 ml पर मिनट है, और रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, 650 ml पर मिनट होता है। इसका अगर सॉल्व करके देखें तो कितना आएगा, 19.2% आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड फ्लो टू किडनी इज 1300 ml पर मिनट, यानी कि किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 1 मिनट के अंदर 1300 ml जा रहा है। अमॉन्ग दिस अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ प्लाज्मा, यदि हम बात कर लें तो ये प्लाज्मा का कितना होता है, लगभग 50% होता है। ठीक है, अब पहले नंबर पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है यूरिन फॉर्मेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अब हमने एक बार तो सारी चीज़ों को छान के अलग कर लिया, लेकिन सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी से पास आउट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वो बॉडी से बाहर चली जाएंगी तो हमें नुकसान भी हो सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया दोहराई जाती है। और रीएब्जॉर्प्शन के आगे एक शब्द लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, सेलेक्टिव, यानी कि अब इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे कौन सी चीज़ें ही रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा और इसको अपन देखें कि आगे। तो देखिए, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है रीनल टिब्यूल्स के द्वारा, जो कि नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं, तो 99% जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ अदर सब्सटेंस हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ से रीअब्जॉर्ब करते हैं, तो जो रीनल टिब्यूल्स की सिंगल लेयर वॉल्ड होती हैं, जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, क्यूबिडल एपिथेलियम प्रकार की होती हैं, उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि यदि वाटर ही हमारी बॉडी से लॉस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से लॉस हो गई, तो हम लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं, इसके अलावा आदमी को चक्कर आ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनसे ऐसी चीज़ें ना हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया दोहराती है
और परसेंट आप देखिए कितना होता है, लगभग 99% उसको क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो खराब चीज़ें हैं वो कितनी बची, लगभग 1% के करीब बची। ठीक है, चलिए, reabsorbed substance first passes into the intestinal fluid or renal medulla and then into the blood via peritubular capillaries। ठीक है, देखिए अब आप एक बार दोबारा रीअब्जॉर्प्शन का वो देखिए, जो पाथ होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर से कहाँ जाती हैं, फिर वो इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर जाती है। इसके बाद वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जाती है और वापस कहाँ भेज दी जाती है, ब्लड के अंदर उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस अकर अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द बॉडी, सो इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन जिन सब्सटेंस का किया जाता है वो हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन रखा गया है। यूजफुल सब्सटेंस की बात कर लें, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सब रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कंप्लीटली इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाइल सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड पार्शियली एंड सब्सटेंस लाइक क्रिएटिन नॉट रीअब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली। यानी कि देखिए, कुछ हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल सब्सटेंस हैं, जैसे ग्लूकोज की बात कर लें, अमीनो एसिड की बात कर लें, विटामिन की बात कर लें, इनको तो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसकी जगह हम बात करें तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको पार्शियली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके अंदर होता है यूरिया, जिसके अंदर होता है यूरिक एसिड। यानी कि अपन यूरिया को भी वापस कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आता है क्रिएटिनिन, उनको कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, उनको पूरा की पूरा उनको क्या किया जाता है, फ्लश आउट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सम सब्सटेंस नीड एनर्जी टू रीअब्जॉर्ब सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयरन, दिस कॉल्ड एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे बात करें ग्लूकोज की बात कर लें, अमीनो एसिड की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, इसलिए इनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टर्म यूज़ की जाती है। एक्टिव शब्द का मतलब है यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी की तरह दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं जिनके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे हम बात करें H2O, तो H2O डायरेक्ट डिफ्यूजन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यूरिया के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे अपन क्या कहते हैं, तो कॉल्ड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। इसे अपन क्या कह देते हैं, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कह देते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, देखिए, लगभग 88% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब इनटू पीसीटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रश वाटर सेल्स। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें पीसीटी आती है, डीसीटी आती है और हैंले लूप आता है, ये सब के सब क्या कराते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इनमें से भी हम बात कर लें तो टोटल का लगभग 88% जो पार्ट होता है वो कहाँ जाके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो ब्रश वाटर सेल्स पाई जाती हैं जो कि सरफेस एरिया का इंक्रीजमेंट लगा देती हैं। सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी, इसलिए पीसीटी से लगभग 88% जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आता है ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड आता है, कुछ आयंस आते हैं जिनमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कार्बोनेट है और H2O है। इनको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, पीसीटी के द्वारा। तो आप देखिए 88% के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो है रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। आगे बात करें तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एवं 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है ग्लूकोज का, ठीक है, इट मे कॉज ग्लूकोजो यूरिया और ग्लाइकोसो यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इनटू यूरिन। यानी कि यदि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो उसकी कंसंट्रेशन यदि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, ब्लड की जो थ्रेशोल्ड है ग्लूकोज की वो कितनी होती है, 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इतने तक तो हो जाएगी। यदि इससे ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है तो उसको कहाँ पास आउट कर दिया जाएगा, यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा, और ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्लूकोसो यूरिया कहलाती है। ठीक है, या फिर इसे क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं। इसका मतलब होता है यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ये ग्लूकोज कौन सा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो ज़्यादा की मात्रा है वो यूरिन के द्वारा पास आउट कर दी जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कौन सी, ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। यानी कि अब लास्ट में जाके क्या कर दिया जाएगा, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बॉडी से। देखिए, सम नॉन यूजफुल सब्सटेंस, अब जो यूजफुल थे तो उनको तो एब्जॉर्व कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे बात करें तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेट नहीं हुई हैं, उनको क्या करा जाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज दिया जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन कहेंगे या फिर एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जो है यूरिन बन चुका है, अब यूरिन का कंपोजिशन देख लेते हैं कि आखिर यूरिन के अंदर जो बन के आया है लास्ट में इसके अंदर है क्या क्या, वो चीज़ आप देखिए।
तो यूरिन के अंदर जो है वाटर है 96%, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वाटर ही ऐसा है जो कि पास आउट करा सकता है यूरिन को हमारी यूरिया को हमारी बॉडी से। यूरिया की बात करें तो देखिए लगभग 2% यूरिया आया है। इसके बाद बात कर लें, कुछ 2% इसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड आया है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिनिन आया है, अमोनिया है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट है और ये सल्फेट है और यूरोबिलिन है आदि। इतनी सारी चीज़ें किसमें हैं, 2% के अंदर हैं। 2% यूरिया है, 96% क्या है इसके अंदर, वाटर है। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्यूमिन, ग्लूकोज, कीटोन्स बॉडी, ब्लड सेल्स, पस, कास्ट एंड बैक्टीरिया इंडिकेट पैथोलॉजिकल स्टेट। यानी कि कई बार क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई यूरिन की कंपोजिशन की, जिसमें वाटर है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, सोडियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर देखने को हमें मिल जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल अमाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके अंदर कुछ पैथोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं। जैसे बात कर लें तो कई बार ऐसा होता है कि यूरिन के अंदर एल्यूमिन प्रोटीन का फ्लश आउट होने लग जाता है, ठीक है। या फिर यूरिन के अंदर कई बार ग्लूकोज आने लग जाता है, ये हमने देख लिया, ग्लूकोसो यूरिया हो सकता है, फिर ग्लाइकोसो यूरिया हो सकती है, कीटोन बॉडीज आ जाती हैं, कभी कभी ब्लड आ जाता है यूरिन के अंदर, कभी पस आ जाता है यूरिन के अंदर, कभी कास्ट यूरिन के अंदर आ जाती है, तो कभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कास्ट होते क्या हैं वो चीज़ देखिए, फाइब्रस मटेरियल होता है दैट शेड इन वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो कई बार बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यूरिन का फंक्शन हमने यूरिन का फॉर्मेशन हमने देख लिया कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो सारी प्रोसेस हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, यूरेटर। अब यहाँ पे हमने देखिए यूरिनरी सिस्टम की बात कर ली, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसमें सबसे पहले हमने किडनी की बात कर ली। दूसरे नंबर पर हमने बात कर ली कि यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तीसरी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूरेटर। और यूरेटर क्या है आपको पता है, यूरेटर ऑर्गन है किसका, यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। देखिए यूरेटर के नंबर की बात कर लें तो यूरेटर कितनी होती है, नंबर्स के अंदर 2 होती हैं। ये ऐसी नलियां हैं जो कि यूरिन को किडनी से लेके कहाँ लाएंगी, ब्लैडर तक लेके आएंगी। देखिए यूरेटर जो है कॉन्वे है, यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कैसे लाती है, तो पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स, यानी कि आप कभी भी ये ना समझें कि ये दो नली हैं, ठीक है, ये दो नलियां हैं और यहाँ से पानी को छोड़ा, यहाँ से यूरिन को छोड़ा और बिल्कुल जैसे पाइप के अंदर वाटर चलता है ऐसे आता है, कभी भी ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे यूरिन का क्या है, एक ड्रॉप है, तो वो पहले आगे खिसकेगी, कैसे, इस तरीके से ये मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वापस यहाँ पे ये लूज हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, तो इस मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस तरीके से जो मूवमेंट चलता है, और आपको पता होगा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर भी चलता है, अपनी जीआईटी के अंदर भी चलता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर भी कौन से कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं। सेम यही चीज़ कहाँ दोहराई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी होती है। लेंथ की बात कर लें तो 25 से 30 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है यूरेटर की होती है। इसके बाद बात कर लें तो डायमीटर होता है 3 mm होता है एवरेज। रेंज की बात कर लें तो 1 से 10 mm होता है लगभग। आगे बढ़ते हैं, देखिए द नैरो एरिया वेयर द यूरेटर जॉइंट्स द रीनल पेल्विस कॉल्ड यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, जिसे यूपीजे भी कहते हैं। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये यूरेटर है। तो ये यूरेटर का पार्ट कहाँ जुड़ा हुआ होगा, किडनी के अंदर जुड़ा हुआ होगा, और ये वाला जो पोर्शन है कहाँ जुड़ा होगा, ब्लैडर के अंदर जुड़ा होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो किससे जुड़ा हुआ है, रीनल पेल्विस से जुड़ा हुआ है, इसे अपन क्या कह रहे हैं, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन कह रहे हैं। वहीं दूसरी बात कर लें, जो नैरोएस्ट पॉइंट होता है यूरेटर का, जो पॉइंट कहाँ जुड़ता है, ब्लैडर के अंदर जुड़ता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले पोर्शन की, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन, जैसे अपन यूबीजेवे कहते हैं, जो कि कॉमनेस्ट साइट होती है किसके लिए, यूरिनरी स्टोन के लिए। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि यूरिन के अंदर स्टोन बन जाते हैं, यानी कि पथरी हो जाती है किडनी के अंदर, वो कहाँ बनते हैं, तो यूबीजे, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन, यानी कि जहाँ पे ब्लैडर होता है और ब्लैडर जहाँ के अंदर यूरेटर जहाँ जगह जुड़ी हुई होती हैं, वो कॉमन साइट होती है किसके लिए, यूरिनरी स्टोन के लिए। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो देखिए जो यूरेटर होते हैं वो 3 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं, टिश्यूज़ की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होती है फाइब्रस लेयर, दूसरे नंबर पर होती है मसल्स लेयर, तीसरे नंबर पर होती है कौन सी, इनर लेयर। फाइब्रस लेयर क्या होती है, तो इट इज़ कंटिन्यूस विद द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी की जो फाइब्रस कैप्सूल्स होती हैं ये यहाँ पे बनी हुई होती है। आगे बात करें तो मस्कुलर लेयर कौन सी होती है, मसल्स लेयर कौन सी होती है, तो ये मिडिल लेयर होती है मसल्स की, जो कि मसल से मिलकर बनी हुई होती है। अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडल मसल्स पाई जाती हैं और बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं।
यदि हम इनर लेयर की बात करें तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। तो हमने किसकी बात कर ली, किडनी की बात कर ली, यूरिन के फॉर्मेशन की बात कर ली, इसके अलावा हमने यूरेटर की भी बात कर ली। अब आता है हमारे सामने क्या, ब्लैडर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरिन था, किडनी से बन के निकला और बन के निकलने के बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ आ गया, ब्लैडर के अंदर आ गया। अब देखिए ब्लैडर क्या है, एक पियर शेप ऑर्गन होता है जिसका फंक्शन होता है रिजर्वियर ऑफ द यूरिन। यूरिन किडनी से बना, बनने के बाद इसको रिजर्व कर लिया जाता है, कहाँ पे, ब्लैडर के अंदर रिजर्व कर लिया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता किडनी से बना, बनने के बाद डायरेक्ट पाइप के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले उसे ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, रिजर्व करके रखा जाता है। जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो ब्लैडर में फुलफिल हो जाता है, उसके बाद उसको बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है बेस ऑफ ब्लैडर के अंदर, जो बनता है दो यूरेट्रल और एक यूरेथ्रल ओपनिंग से, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं। ठीक है, जब 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो हमें यूरिनेट होने की डिज़ायर होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, इनिशिएट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हमारे ब्लैडर के अंदर 300-400 ml यूरिन बन जाएगा, उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि हमें थोड़ा सा यूरिनेट होना चाहिए। इसके बाद बात करें, यदि यूरिनरी ब्लैडर की टोटल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 1 लीटर जो है, अगर बहुत खींच के अपन बहुत टाइम तक यदि रोक रहे हैं तो 1 लीटर यूरिन उसके अंदर आ सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 1 से 1.5 लीटर। इससे ज़्यादा वो कभी भी स्ट्रेच नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा उसके अंदर जो यूरिन है वो नहीं आ सकता। अब ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर है जो कि 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होगा। पहली लेयर कौन सी होगी, आउटर लेयर होगी, जिसे अपन कहेंगे आउटर एडवेंशिया। दूसरी जो लेयर होगी वो मिडल मस्कुलर लेयर होगी, और तीसरी जो होगी वो कौन सी होगी, इनर ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर होगी। आउटर जो एडवेंशिया है ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी जो मिडल मस्कुलर लेयर है ये कैसी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, इनर एंड आउटर लेयर आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, और जो मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर मसल फाइबर से मिलकर बनती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रूशन या फिर पुश डाउन मसल भी कहते हैं। आगे देखिए, अराउंड ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जहाँ पे यूरेथ्रा के अंदर ब्लैडर खुलता है उसके बाहर क्या होता है, सर्कुलर फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर बनाते हैं, जो कि इनवॉलंटरी होता है नेचर के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करें जो इन्फीरियर टू इट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रन स्फिंक्टर विच इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स, सो आर वॉलंटरी इन नेचर। यहाँ पे देखिए ये यूरेटर है। ठीक है, ये एक यूरेटर थी और एक यूरेटर ने क्या किया, ये ट्राइगोन शेप का मैंने आपके सामने क्या बना दिया, ब्लैडर बना दिया। इस ब्लैडर के अंदर लाके एक तो ये वाली यूरेटर ने छोड़ दिया, दूसरी में बना देता हूँ, एक इस वाली यूरेटर ने छोड़ दिया। तो देखिए एक तो स्फिंक्टर यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, इन दोनों नलियों के पास एक स्फिंक्टर पाया जाएगा। ये वाले स्फिंक्टर की हम बात करें तो ये कैसा होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है। यानी कि यहाँ पे आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि यूरिन यूरेटर से हमारे ब्लैडर के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है जो हमारा यूरेथ्रा है, यहाँ से आप इसको यूरेथ्रा समझ लीजिए, एक स्फिंक्टर यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि एक वॉल्व यहाँ पे पाया जाता है। इस वॉल्व की बात करें तो ये बना होता है आपके स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल्स हैं तो स्केलेटल मसल्स हमेशा कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं नेचर के अंदर। वॉलेंट्री मतलब है कि इन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो आप ये चीज़ देखते भी होंगे कि यूरेथ्रा से हमें जब यूरिन पास आउट करना होता है तो हमारी इच्छा पर यह निर्भर होता है कि हमें कब और कौन सी जगह पे यूरिन को पास आउट करना है। ऐसा नहीं है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो आके फिल होने के बाद तुरंत वहाँ से पास आउट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं अपन इनर ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर की, यानी कि अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर होता है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम की हमने बात कर ली, किडनी की बात कर ली, दूसरे नंबर पे यूरेटर की बात कर ली, तीसरे नंबर पे अपन ने किसकी बात कर ली, ब्लैडर की बात कर ली। लास्ट हमारे सामने आ रहा है यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट ऑर्गन है जिससे हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, वो कौन सा है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या होता है वो चीज़ देखिए, द यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ अ बॉडी, यानी कि एक स्मॉल ट्यूब जैसी संरचना होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई होती है और हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। इसके बाद बात करें जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो ओनली रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम एंड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। कि फीमेल के अंदर हम यदि बात करें तो जो यूरेथ्रा है वो केवल और केवल यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, जिसकी लेंथ होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम मेल यूरेथ्रा की बात करें तो अलोंग यूरिनरी सिस्टम आल्सो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेल के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है वही क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, और वही पासेज भी होता है किसके लिए, यूरिन के लिए और सीमन के लिए, दोनों उसके अंदर जो वे हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है वो 19 से 20 सेंटीमीटर इसकी रेंज हमें देखने को मिलती है। जो मेल यूरेथ्रा होता है वो सब डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स के अंदर। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, दूसरे नंबर पर होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरे नंबर पर होता है स्पॉन्जी या फिर पीनाइल यूरेथ्रा।
यदि हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा की बात करें तो प्रोस्टेट यूरेथ्रा होता है, इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग इसकी लेंथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या होता है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा पासिस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर इसका रास्ता जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें अपन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की, जिसकी लेंथ होती है कितनी, लगभग 1 सेंटीमीटर। ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम से होकर निकलता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो होता है वो यूरोजेनाइटल डायफ्राम के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ये कॉमनेस्ट एरिया होता है किसके लिए, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, आगे बात करें तीसरा जो उसका पोर्शन होता है वो कौन सा, स्पॉन्जी होता है या फिर पीनाइल यूरेथ्रा होता है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है 15 से 16 सेंटीमीटर, और ये किसके द्वारा जाता है, ये पेनिस के थ्रू वहाँ से निकलता है। इस तरीके से हमारा जो एक्टिविटी सिस्टम है वो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब हम कुछ डिजीज़ की बात करते हैं जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज़ जो हमारे सामने आ रही है, वो कौन सी है, रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन या फिर अपन जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। ठीक है, कौन सी डिजीज़ है, नेफ्रोलिथियसिस डिजीज़ है, इसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए चलिए देखिए, किडनी स्टोन से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। तो किडनी स्टोन का मतलब क्या होता है कि जो पथरी होती है जनरल वेज में अपन जिसकी बात करते हैं उसे अपन किडनी स्टोन कहते हैं। साइंस की भाषा में उसे रीनल कैल्कुलाई कहते हैं या फिर नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। समझिए, देखिए क्या होता है कि द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन यूरिन समटाइम्स सॉलिडिफाई इनटू स्टोन कॉल्ड रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन, यानी कि कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं जो हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। कई कई बार ये क्या होते हैं, सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्टोन के अंदर। इन्हें अपन क्या कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं अपन, किडनी स्टोन कह देते हैं। ठीक है, देखिए स्टोन्स कैन फॉर्म एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, हाउ एवर द मोस्ट कॉमन साइट इज किडनी, यानी कि हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी जो यूरिन है ये क्या करती है, पास आउट करने का काम करती है। एक चीज़ समझिए, ब्लड को ये प्योरीफाई कर रही है, ब्लड के अंदर जो गंदगी है वो सारी चीज़ें वहाँ से निकल रही है। मैं फिर से आपको एग्जांपल लेके चलूँगा, जैसे अपन बात करते हैं चाय की छलनी की। ठीक है, तो जब अपन उसमें से चाय छानते हैं तो कई बार क्या होता है कि चाय में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे कण आ जाते हैं जो उस चाय की छलनी को ब्लॉकेज भी कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। कई बार क्या होते हैं, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सॉलिफाई हो जाते हैं, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो स्टोन बना लेते हैं। ठीक है, और स्टोन्स की हम बात करें तो वो स्टोन है वो जो पूरी यूरिनरी जो ट्रैक है उसके अंदर कहीं पे भी स्टोन जो है फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो वो कौन सी होती है, किडनी होती है। व्हेन अ स्टोन अक्लूड्स द यूरेटर, फर्स्ट यूरेटर एंड लेटर किडनी dilated due to fluid which called hydroureter and hydropherosis respectively। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पीक एज ऑफ ऑनसेट 40 to 60 ईयर्स, यानी कि हम इसकी बात करें तो ऐसा होने के चांसेस जो हैं, पीक जो इनकी एज होती है वो कितनी होती है, 40 से 60 साल होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, यंग एज में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। आगे देखिए, नेफ्रोलिथियसिस का मतलब होता है किडनी के अंदर कैल्कुलाई होना, मेनली फॉर्म इन रीनल पेरेन्काइमा। आगे बात करें, देखिए यूरोलिथियसिस का मतलब होता है यूरिनरी कैल्कुलाई, मेनली फॉर्म इन द यूरेटर्स। ध्यान रखिए, नेफ्रोलिथियसिस का मतलब है किडनी के अंदर कैल्कुलाई बन रहे हैं, ठीक है, जो कि रीनल पेरेन्काइमा के अंदर बनेंगे। और दूसरी बात करें अपन यूरोलिथियसिस का मतलब होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर कैल्कुलाई का बनना, और ये कहाँ पे बनते हैं, मेनली इनकी जो साइट होती है वो कौन सी होती है, यूरेटर होती है। अब हम इसके कॉज की बात कर लें कि आखिर ये किस तरीके से बनता है या फिर इसके कॉज क्या है। तो देखिए, या तो फैमिली की हिस्ट्री में है ये चीज़, स्टोन फॉर्मेशन होना है, यानी कि आपकी पीढ़ियों से ये चीज़ चली आ रही है, जेनेटिक्स ही आप कहते हैं कि आपको होना है स्टोन फॉर्मेशन। दूसरी बात करें तो जिनकी डाइट के अंदर हाई ऑफ कैल्शियम होता है, जैसे गोभी जो लोग खाते हैं ज़्यादा, या फिर बीज वाली सब्जियां खाते हैं, जैसे आपकी भिंडी आ जाती है, तो इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद बात करें यदि हाई विटामिन डी वाली चीज़ें आप ले रहे हैं, मिल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है क्या है, कैल्शियम है। प्रोटीन आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, प्यूरिन ज़्यादा ले रहे हैं, ऑक्सीलेट ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टल बन रहे हैं, सॉल्ट के जो क्रिस्टल बनते हैं वो किसके बनते हैं, ऑक्सिलो एसीटेट के बनते हैं या फिर ऑक्सीलेट के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करें, देखिए यूरिनरी स्टियासिस ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इमोबिलाइजेशन और सेडियंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि जो यूरिनरी स्टेसिस बनता है ये किसकी वजह से बनता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर अपन घूम फिरते नहीं है, शरीर को चलाते नहीं है, एक जगह पड़े रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हमें देखने को मिलती है। ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि कॉज करती हैं नेफ्रोलिथियसिस को। ठीक है, आगे बात करें, देखिए हाइपर कैल्शियम है। हाइपर कैल्शियम का मतलब है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी मात्रा भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। और पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है ये मैंने आपको आपके जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे आपको बता दिया था। आगे बात करते हैं, देखिए यूटीआई जिसे अपन कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी क्या कॉज करता है, इसको कॉज करता है यूज ऑफ डायूरेटिक्स, जो कि कॉज होते हैं किससे, वॉल्यूम डिप्लीशन का काम करते हैं। इसके बाद बात करें तो इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर यदि यूरिक एसिड का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कहाँ पे होता है, गाउट के अंदर होता है, कीमोथेरेपी के अंदर होता है, मैलिग्नेंसी के अंदर होता है, ठीक है। अब अपन इसके आगे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सडन शार्प एंड सिवर पेन होता है जिसे अपन रीनल कोलिक कहते हैं, विच ओरिजिनेट इन लंबर रीजन, जो कि शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लंबर रीजन से होती है, और रेडिएट करता है मेल के अंदर टेस्टिस तक लेकर, और फीमेल के अंदर वो ब्लैडर तक चला जाता है, ठीक है। बहुत ही चुभ, कांटे जैसे चुभते हैं, ऐसा कुछ शार्प पेन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो यूरिट्रल कोलिक होता है, कोलिक का मतलब होता है स्पैम्स अलोंग विद पेन, रेडिएट टू जेनाइटिलिया एंड थाई, यहाँ तक चला जाता है। इसके बाद बात करें तो नजुआ होता है, वोमिटिंग और डायोफोरेसिस होता है, ड्यूरिंग एक्यूट पेन होता है, लो ग्रेड का फीवर और हीमेच्यूरिया भी हमें देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं अपन स्टोन्स के टाइप के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है। तो जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंपोजिशन ऑफ स्टोन, यानी कि कौन सा स्टोन का कंपोजिशन क्या है उस आधार पे हम बात करते हैं। तो देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बनते हैं पहले नंबर पे, एक तो हो सकते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन, दूसरे हो सकते हैं कैल्शियम ऑक्सोलेट के स्टोन, तीसरे हो सकते हैं स्ट्रूबाइट के स्टोन, और चौथे हो सकते हैं किसके, यूरिक एसिड के स्टोन, या फिर हो सकते हैं वो सिस्टीन के स्टोन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर अपन बात करते हैं किसी, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन, यानी कि जो स्टोन है वो किसके हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के हैं। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ स्टोन कॉज्ड बाय सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कि यूरिन के अंदर जो सैचुरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसका, कैल्शियम और फॉस्फेट का। तो सीधी सी बात है, कैल्शियम और फॉस्फेट एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद वो क्या बना लेंगे, स्टोन बना लेंगे। डाइट शुड बी एडेड एसिड एस, यानी कि एसिड एस वाली डाइट होनी चाहिए। इसके बाद क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम स्टोन है वो एल्कलाइन केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जब एसिड अपन उसके अंदर लगा देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल होने के बाद वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। डाइट शुड बी कंटेनिंग लेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कि अब जो डाइट होनी चाहिए वो कैल्शियम से कम होनी चाहिए, फॉस्फेट उसके अंदर कम होना चाहिए। दूसरे नंबर के जो क्रिस्टल होते हैं, स्टोन होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं, जिसका मतलब होता है जो ऑक्सलेट होता है इसका मतलब होता है सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C2H2O4। देखिए, दीज स्टोन आर फॉर्म्ड बाय सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम एंड ऑक्सलेट। डाइट शुड बी एसिड एस, यानी कि जो डाइट है वो भी कैसी होनी चाहिए, एसिड एस की होनी चाहिए, बिकॉज कैल्शियम स्टोन है एल्कलाइन केमिस्ट्री, वही सेम चीज़ है। इसके बाद बात करें तो 80% स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही हमें देखने को मिलते हैं, या फिर वो कैल्शियम फॉस्फेट हो सकते हैं। इनके लिए जो डाइट होनी चाहिए वो भी कैल्शियम और ऑक्सलेट से लेस होनी चाहिए। यदि हम किडनी के अंदर बात करें तो विटामिन के है वो एक्ट करती है कैल्शियम को इनहिबिट, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। तो हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन के ज़्यादा मात्रा में हो। अगले नंबर, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सामने कौन से, स्ट्रूबाइट स्टोन, ठीक है, जो कैसे होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होते हैं, या फिर इन्फेक्शियस स्टोन भी ये होते हैं। इनका क्या मतलब होता है, देखिए, स्ट्रूबाइट स्टोन आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बिकॉज दीज स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। इनको अपन ट्राइफॉस्फेट स्टोन क्यों कहते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन आयन से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये पेज थोड़ा सा बंद हो गया था, अपन आते हैं दोबारा, हाँ चलिए देखिए, ठीक है। तो इनको अपन ट्रिपलेट स्टोन फॉस्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीन प्रकार के फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है, अमोनियम भी होता है। आगे बात करें, देखिए, देयर कॉज ऑफ सर्टेन यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक प्रोटियस वल्गेरिस सो कॉल्ड इन्फेक्शियस, ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। हम यदि इनकी कैटेगरी बात करें तो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। दे कॉज अबाउट 50% ऑफ ऑल किडनी स्टोन, यानी कि यदि हम ऑल किडनी स्टोन की बात करें तो ये लगभग 15% तक इनका रेशियो होता है। ये हार्ड स्टोन होते हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया के आसपास बनते हैं। तो एंटीबायोटिक थेरेपी यूजफुल, तो हम यदि एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया वहाँ से खत्म हो जाएंगे। आगे बात करें, इनके लिए डाइट होनी चाहिए वो एसिडस होनी चाहिए, और मिनिमम फॉस्फेट उस डाइट के अंदर होना चाहिए। जैसे हम बात करें तो लो डेयरी प्रोडक्ट की बात कर लें, मीट होना नहीं होना चाहिए, और होल ग्रेन नहीं लेना चाहिए। अगले प्रकार के आते हैं हमारे सामने यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन क्या करते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव डाइटरी प्यूरिन, जिसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन आता है, या फिर हम बात करें गाउट को फॉर्म में, गाउट को बनाते हैं, जो कि यूरिक एसिड लेवल के इंक्रीजमेंट से बनता है। डाइट जो होनी चाहिए वो एल्कलाइन नेचर की होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक, जो यूरिन है उसको कैसा बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एल्कलाइन की नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करें, देखिए, एलोप्यूरिनॉल
मे बी प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर हमें पता है यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया तो उसके लिए कौन सी दवा जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, एलोप्यूरिनॉल की दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। आगे देखिए सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन क्या होता है, एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। ये कॉज होता है किसके द्वारा, सिस्टीन क्रिस्टल फॉर्मेशन के द्वारा। इनके अंदर जो डाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एसिडिक नेचर का है तो एल्कलाइन एश फूड हमें डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, और लो मीथियोनिन के डाइट जो है वो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिस्टीन अमीनो एसिड बनाता है। आगे बात करें यदि अपन इसके डायग्नोसिस की बात करें कि इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से अपन करेंगे, तो देखिए एक्सरे करके पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन से पता लग सकता है, यूएसजी ऑफ केयूबी यानी कि किडनी यूरेटर ब्लैडर का अपन यूएसजी करेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद बात करें तो आईवीपी जिसे अपन कहते हैं इंट्रावीनस पाइलियोग्राम, जो होता क्या है देखिए, रेडियोग्राफ ऑफ किडनी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ डाई बाया आईबी रूट, यानी कि आईबी रूट से अपन क्या देंगे, डाई देंगे इंजेक्शन के थ्रू, और हम किडनी का रेडियोग्राफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे डाई नहीं पहुंची है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कोई स्टोन वगैरह है। इसके बाद बात करें तो यूरिलाइसिस शो हाई नंबर ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ऑफ एंड बैक्टीरिया इन यूरिन। अब बात आती है हमारे सामने किसकी, मैनेजमेंट की बात आती है, तो अपन इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देखिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक डाइट अकॉर्डिंग टाइप ऑफ स्टोन, यानी कि किस प्रकार का स्टोन है पहले उसका पता लगाएंगे, लगाने के बाद उसको उसी प्रकार की डाइट दी जाएगी, यानी कि यदि एल्कलाइन नेचर के हैं तो एसिड डाइट देंगे अपन, और एसिडिक नेचर के यदि स्टोन है तो अपन उसे कैसी डाइट देंगे, एल्कलाइन नेचर की देंगे। ऑक्सिलेट रिच डाइट की हम बात करें तो देखिए ऑलमंड्स होता है, कैश्यू होते हैं, स्पिनिच होती हैं, बीन्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, टी होता है, टमाटोज, नट्स, डार्क रगीज और कोकोआ, ये कैसी होती है, इनके अंदर ऑक्सिलेट हाई मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात करें यदि हाई कैल्शियम की जो डाइट होती है, जिसमें हम बात करें एक्सीलेंट सोर्स कौन सा होता है, मिल्क होता है, चीज़ है, योगर्ट है, आइसक्रीम है, अदर सोर्स आर बीन्स एक्सेप्ट ग्रीन बीन्स को छोड़ दें तो फिश विद फाइन बोन्स और ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। आगे बात करें मिथ्योनिन रिच डाइट कौन सी होती है, तो मीट होता है, मिल्क होता है, एग होता है, चीज़ होता है, ये आपको बताई गई है, यानी कि ऐसी जो डाइट है ये हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर इस प्रकार का कोई जो स्टोन है उसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो ये डाइट हमें इंक्लूड करनी चाहिए। आगे बात करें प्यूरिन्स की रिच डाइट कौन सी होती है, तो देखिए ऑर्गन मीट होता है, रेड वाइन्स होता है, सर्डिन्स होती हैं और ग्रेवीज होती हैं। हाई फॉस्फेट डाइट के अंदर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट्स होते हैं और होल ग्रेन्स होते हैं। एल्कलाइन एश डाइट की बात करें तो देखिए एक डाइट है जो डिजाइन की जाती है प्रोड्यूस एल्कलाइन यूरिन सच एज ऑल फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स होते हैं अगर हम पल्म्स और टमाटोज को छोड़ दें क्योंकि इसके अंदर एसिड पाया जाता है। मिल्क होता है, चीज़ होता है, मोस्ट वेजिटेबल्स होती हैं। एसिड एस डाइट की बात करें तो ऐसी डाइट डिजाइन की जाती है जो कि एसिडिफाई हो, यूरिन को एसिडिफाई करे। इसमें होते हैं एग्स होते हैं, पल्म्स होते हैं, टमाटोज होते हैं, कॉर्न्स होते हैं, लेग्यूम्स होती हैं, होल ग्रेन्स होती हैं, फिश, पोल्ट्री, मीट और ब्रेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें देखिए इंक्रीज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर पर डे, यानी कि फ्लूइड इनटेक को अपन थोड़ा बढ़ा दें और कितना कर दें, 3 लीटर पर डे के करीब कर दें। पेन रिलीफ के लिए रीनल कॉलिक को क्या करें, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मेंटेन यूरिन पीएच के लिए सॉरी यूरिन पीएच को मेंटेन करेंगे अपन, जिस प्रकार का स्टोन होगा उसी के हिसाब से, यदि एसिडिक है तो यूरिन के जो जो डाइट का उसको एल्कलाइन करके अपन क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें देखिए स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ स्टोन अकर्स इफ स्टोन साइज इज लेस देन 5 mm, नॉट फास्ट देन ट्रीट विद हाइड्रेशन थेरेपी ओनली अलोंग विद डाइट, यानी कि यदि 5 mm से कम का है तो वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, यदि निकल जाएगा और नहीं निकलता है तो हाइड्रेशन थेरेपी के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्जरी की हमें कब जरूरत पड़ती है, तो देखिए सर्जरी 4 प्रकार से होती है। एक होती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरिनल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESWL। ये क्या होती है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो ब्रेकिंग ऑफ स्मॉलर स्टोन बाय यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स देंगे जिसके अंदर जो स्टोन है उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, और ब्रेकिंग स्टोन पास इनटू यूरिन विद इन प्यूरिस, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो जो हमने स्टोन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े थे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएंगे। एक दूसरी सर्जरी होती है जिसे अपन कहते हैं परक्यूटेनियस नेप्रोलिथोस लिथोट्रिप्सी, जैसे ट्रिप्सी, जो कि PCNL होती है। इसका मतलब क्या होता है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा यदि कोई स्टोन बन गया है तो उसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ESWL सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि बड़े स्टोन जो होते हैं वो हार्ड भी होते हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें इस सर्जरी से अपन क्या करेंगे, ऐसा होता है ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जो कि गाइड इज इंसर्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपी नियर द एरिया ऑफ स्टोन, देन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर डिलीवर्ड टू ब्रेक डाउन, यानी यहाँ पे भी अपन उसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देन ब्रोकन स्टोन में बी रिमूव बाय एलिगेटर फोर्सेप्स, यानी कि अब यहाँ पे अपन यूरिन से निकलने का वेट नहीं करेंगे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा किसके द्वारा, एलिगेटर फोर्सेप्स के द्वारा। आगे देखिए एक नेफ्रोस्टोमी होती है, ट्यूब होती है जो कि प्लेस करेंगे अपन को 1 से 5 दिन के लिए। इसके बाद बात करें तो इनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक 3 से 4 लीटर पानी, जो कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं कुछ अगर छोटा मोटा रह भी गया तो उसको बॉडी से पास आउट करने की काम करेगा। अगली जो होती है वो कौन सी होती है, नेफ्रोलिथोटोमी, जिसे अपन यूरेट्रोलिथोटोमी भी कहते हैं। ये क्या होती है, इंसीजन थ्रू द फ्लैंक इनटू द किडनी और यूरेटर टू रिमूव द स्टोन, यानी कि सर्जरी से उसको निकाल देंगे।
ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है यूरेट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, जिसे अपन यूआरएस भी कहते हैं। ये कैसी होती है, एंडोस्कोपिक होती है, यानी कि अपन यूरेट्रोस्कोप का यूज़ करेंगे और यूरेटर स्टोन को यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सर्जरी टेक्स ओनली 30 मिनट्स, यानी कि ये सर्जरी लगभग 30 मिनट की होती है। कैसी होती है, एक डबल डीजे जे शेप के स्टंट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं यदि इंजरी और ग्रोथ स्वेलिंग हो गई है यूरेटर या फिर किडनी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली बात कर ली। अगले डिजीज़ की अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे ही अपन एक एक डिजीज़ की यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार